मैं हूं मनोज सैनी। बात कर रहे हैं चंबल ग्वालियर की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए खास रणनीति तैयार की है। चंबल ग्वालियर को निशाना बनाकर 2023 में सत्ता में वापसी का सपना पूरा करना चाहती है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठा रही। उन्होंने तंज कसा है। क्या है पूरा मसला, देखिए इस खबर के जरिए। देखिएगा। कांग्रेस की सिंधिया को घेरने की तैयारी, युवा विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी, 2023 में सत्ता हासिल करने का रास्ता। एमपी कांग्रेस सिंधिया को चंबल ग्वालियर से निकालने का प्लान बना रही है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्री और युवा नेता जयवर्धन सिंह के हवाले है। अशोकनगर में ये हाल ही में नजर भी आया है। 2018 में यहां से कांग्रेस को 23 सीटें मिली थीं, जब सिंधिया कांग्रेस के साथ थे। अब वही कांग्रेस की राह में रोड़ा है, लिहाजा कमलनाथ दिग्विजय सिंह उन्हें उसी क्षेत्र में बड़ा चैलेंज देने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ग्वालियर चंबल संभाग में जो बात कही जाती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस क्षेत्र के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्हें कांग्रेस का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता था जिसने लोकसभा में 1.5 लाख मतों से ज़्यादा शिकस्त दी थी। तो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। पहले उनका चुनावी रिकॉर्ड अगर देख लीजिए, मैं तो टेक्निकली बात करता हूँ कि आप इसके पहले पूरे विधानसभा के रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके विधानसभा के रिकॉर्ड देख लीजिए, कहीं कोई प्रभाव क्षेत्र नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का बूथ का कार्यकर्ता भी वहाँ पे बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं कि बीजेपी इससे वाकिफ नहीं है। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राघवगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, और इसलिए बीजेपी मान रही है कि दिग्विजय और जयवर्धन सिंधिया के सामने टिक नहीं पाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज जी बड़े लीडर हैं, बड़ी फॉलोइंग है। एक्चुअली बातों से दिग्विजय सिंह जी कुछ नहीं होता है। आपके ज़िले में, गुना ज़िले में राघवगढ़ आता है, उसके बगल से बमोरी विधानसभा आती है। 53,000 मतों से सिंधिया जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में महेंद्र सिसोदिया जीते हैं। आप अशोकनगर में पहले भी रैलियाँ की जयवर्धन बाबा, जयवर्धन जी अशोकनगर में सिंधिया जी और सीएम के प्रयास से ब्रजेंद्र यादव हजारों मतों से जीत के आते हैं। तो पॉलिटिक्स में क्या होता, बातों से नहीं होता, लफाजियों से नहीं होता। रिजल्ट ओरिएंटेड जनता जनार्दन की कृपा किस पर है, उस पर जो है ना बातचीत करिए ना। ग्वालियर चंबल दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि चाहे सिंधिया हो या जयवर्धन सिंह, दोनों के सामने अपनी अपनी पार्टी के भीतर से भी चैलेंज है। 2018 में कांग्रेस को चंबल ग्वालियर से अच्छा खासा प्रतिशत मिला, साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन अब सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हैं और कांग्रेस इस तैयारी में है। बड़ी बात यह है कि बहुत ही एक अलग तरह से ज्योतिरादित्य वर्सेस जयवर्धन बनाने की तैयारी है, क्योंकि चंबल ग्वालियर कांग्रेस को वो नजर आता है जहां से 2023 का रास्ता क्लियर होगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल। चलिए तो बात कर रहे हैं हम चंबल ग्वालियर की, और कांग्रेस का एक अलग प्लान है। प्लान ये है कि जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में तमाम ऐसे युवा विधायक, युवा नेता वहां नजर आए और लगातार 2023 तक काम करते रहे, क्योंकि ये कहा जाता है कि चंबल ग्वालियर का रास्ता सिंधिया के हाथ में है, और 2018 में ये दिखाई भी दिया था। लेकिन अब क्या कांग्रेस नए प्लान के साथ आगे बढ़ रही, चूंकि सिंधिया उनके साथ नहीं है, और ये भी चाहती है कांग्रेस की सिंधिया को वहीं घेरे रहे और उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कहीं और ना कर पाए। तो क्या है रणनीति, समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। अजीत सिंह भदौरिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, राज्यपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और साथ ही संदीप पौराणिक जी है। सर, आप सभी का बहुत स्वागत है। अजीत जी, क्या है ये तैयारी? हम देख रहे हैं कि सिंधिया यदि राघवगढ़ पहुंचे तो अशोकनगर जयवर्धन सिंह पहुंच गए, उससे पहले जयवर्धन सिंह वहां नजर आए। अलग अलग आपकी यात्राओं के जरिए भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि ठीक है, सिंधिया नहीं है तो क्या होता, हम सब तैयार हैं। तो क्या ये प्लान के तहत किया जा रहा है कि सिंधिया को वहां घेरे रहे ताकि वो बाकी बाहर ना आ पाए और कांग्रेस अपने जो मंसूबे है उसमें कामयाब हो जाए? देखिए आदरणीय मनोज जी, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस का विषय नहीं है जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विषय हो गए भारतीय जनता पार्टी का जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की चिंता करें नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रभात झा जी, केपी यादव जी और विवेक केजरीवाल जी जैसे अन्य नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दरी बिछाकर आज यहाँ तक लेके आए थे।
आज वो लोग अपने आप को हाशिए पे महसूस कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। जो आने वाली अभी भारतीय जनता पार्टी की जितनी कार्यकारिणियां आई हैं उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रभाव साफ नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता अपने आप को गौण आज की तारीख में समझ रहा है ग्वालियर चंबल अंचल। अब आप बात करेंगे कांग्रेस। 28 उपचुनाव को देख लीजिए, सबसे ज्यादा सीटें पूरे मध्य प्रदेश में 28 उपचुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल ने दी कांग्रेस के पक्ष में, ये सर्वविदित है। आप बात दिग्विजय सिंह जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कर रहे हैं, जयवर्धन सिंह जी की कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को कहीं से नकारा नहीं जा सकता कि इस ग्वालियर चंबल अंचल में युवाओं में अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई नेता है और नेतृत्व है तो वो निश्चित रूप से जो जयवर्धन सिंह जी का नेतृत्व है। दिग्विजय सिंह जी की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उनको हर एक बूथ लेवल पे हर कार्यकर्ता की तरफ है, उनका अपना आकलन है। परंतु अभी वर्तमान में अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी और ग्वालियर चंबल संभाग में भी, तो जो जयवर्धन सिंह जी से ज्यादा लोकप्रिय राजनेता कांग्रेस के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। आज जब जयवर्धन सिंह जी आते हैं आदरणीय मनोज जी, तो ये लोकप्रियता जयवर्धन सिंह जी को कोई खानदानी नहीं मिली है। अच्छा, ये लोकप्रियता जयवर्धन सिंह जी ने स्वयं हासिल की है, पद यात्राएं करके, लोगों से सहजता से मिल के, कार्यकर्ताओं में अपनत्व का भाव पैदा करके। इतनी बड़ी विरासत को लेने के बाद भी जयवर्धन सिंह जी की जो सहजता और सरलता है, ये अपने आप में देखते ही बनती है। मैं आपको कुछ दिन पहले का उदाहरण दूंगा। 12 बजे जयवर्धन सिंह जी दिल्ली से मुरैना में एंटर हुए और रात को 1 बजे तक लगातार मुरैना शहर में लोगों के घर पे जाते रहे, सुख दुख में शामिल हुए और एक 1 to 1 कार्यकर्ता से मिलते रहे जी। इतनी सहजता और सरलता जिस राजनेता में इतनी बड़ी विरासत पाने के बाद होगी, तो निश्चित रूप से वो क्यों नहीं लोकप्रिय होगा। उसकी लोकप्रियता तो अपने आप होगी। और प्रशासनिक क्षमता को जयवर्धन सिंह जी ने नगरीय निकाय मंत्री रहते हुए सिद्ध किया ठीक है, समय में। चलिए सर, तो मैं समझ लेता हूँ। मैं राजपाल जी से समझता हूँ, आपने तो बहुत कुछ कह दिया जयवर्धन जी को लेकर। राजपाल जी, ये जो तैयारी है, ये तो दिखाई दे रहा है कि जयवर्धन वर्सेस सिंधिया बनाने की तैयारी है, खासकर दिग्विजय सिंह जी की होगी। ये वो अलग रणनीति के तहत काम करते हैं और वो अब दिखाई भी देने लगा। पर जिस तरह से युवा नेताओं को वह जिम्मेदारी सौंपी जा रही, तो क्या मुश्किल होगा? क्योंकि 2018 में वहां से कांग्रेस ने अच्छी खासी सीट हासिल की, फिर बाद में उपचुनाव हुए, सिंधिया आपके साथ आ गए, पर अब सिंधिया ही वो रोड़ा है, ऐसा कांग्रेस मानती है, जिन्हें घेरने की तैयारी है। देखिए, निश्चित तौर पर सिंधिया जी के नेतृत्व में जब उपचुनाव हुए 2020 में, तो उस उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग ने 2018 का अपना निर्णय बदल लिया। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जब एक मिले तो 11 होने का काम किया राजनीतिक क्षेत्र में, विशेष करके ग्वालियर अंचल में। अब जयवर्धन सिंह की वर्सेस सिंधिया की अगर हम बात करें तो कहाँ सिंधिया महाराज और कहाँ जयवर्धन सिंह की, बड़ा अंतर है दोनों नेताओं के बीच में। दोनों के राजनीतिक कद में और कैरियर में भी बड़ा अंतर है। जयवर्धन सिंह जी अपने पिता श्री दिग्विजय सिंह जी के कंधे पर बैठकर और दोनों हाथों में कमलनाथ जी की बैसाखी लगा के भी खड़े होते हैं, तो भी वो सिंधिया जी के कद के बराबर नहीं पहुंच पाते हैं। बात एक। बात दो कि वह जो है ग्वालियर अंचल में युवाओं को दायित्व देने का काम वहां पर हो रहा है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्वालियर अंचल में युवाओं को ही मौका इसलिए देना पड़ेगा कि अब वहां तो लोग बचे नहीं ना। ग्वालियर अंचल में सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब तो नए ढूंढ के जो है जयवर्धन सिंह जी जाएंगे, ढूंढ के पदाधिकारी बनाने का काम करेंगे और जयवर्धन सिंह जी चंबल पहुंचेंगे। जब तक राघवगढ़ में क्या हो रहा है, तो राघवगढ़ में जो मूल सिंह धारावाहिक 2 बार के विधायक थे, जिन्होंने दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री बन गए थे, जिनके लिए सीट खाली करी थी, वो घड़ी ये नहीं संभालता है। वो अपने 5000 समर्थकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, हेमंत सिंह बंटी बना। तो ये जाएंगे चंबल और यहाँ राघवगढ़ भी बदलना पड़ेगा इनको। हो सकता है जयवर्धन सिंह जी को मैं शुभकामना दूं कि अगर आप वहां जा रहे हो चंबल में तो उधर ही कोई सुरक्षित सीट ढूंढ लेना, क्योंकि अब राघवगढ़ में तो आप जीत नहीं पाओगे। अब सुरक्षित सीट की चर्चा तो बहुत है, भोपाल से भी चर्चा चलने लगी। अब वो क्या है रणनीति, ये पता नहीं है। संदीप जी मेरे साथ जुड़े हैं जी। राघवगढ़ छोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी दिग्विजय सिंह जी तो किले में जा ही नहीं पा रहे हैं अभी पिछले कई दिनों से।
देखिएगा आप, वो किले में जा नहीं रहे और किला भेजने की तैयारी में है, ये भी याद रखिएगा। संदीप जी, ये किले में जा नहीं पा रहे जैसा कह रहे हैं राजपाल जी, दिग्विजय सिंह जी, और वो दूसरी तरफ किला भेजने की तैयारी में भी है, तो दोनों एक दूसरे के किले में सेंध लगा रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। पर बात यह है कि जिस तरह कांग्रेस की रणनीति है, क्योंकि 2018 में हमने देखा करीब करीब 23 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई थी, और फिर बाद में जब उपचुनाव हुए, सिंधिया इधर आ गए तो चीज़ें बदल गई। तो कांग्रेस भी ये समझ रही कि यदि हमने जिस तरह का विरोध, क्योंकि कई लोग जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो वो हार गए और उसके बाद उनको पद मिले नहीं, तो विरोध के स्वर अंदर से भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या मुश्किल होगा थोड़ा सा, और कांग्रेस इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही? देखिए मनोज जी, घाव गहरा है कांग्रेस के लिए। सिंधिया कांग्रेस के थे और जब भी कोई दोस्त आपसे दूर जाता है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। तो कांग्रेस का नंबर 1 अगर दुश्मन कहें या यूं प्रतिस्पर्धी कहें तो बीजेपी में सिंधिया है, और खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में। वो इलाका है जहां पर दिग्विजय सिंह का और उनके परिवार का बड़ा दखल है। स्वाभाविक सी बात है कि सिंधिया को घेरने की हर रणनीति बनेगी और कोशिश होगी कि ऐसा व्यक्ति सामने आए जो कहीं ना कहीं प्रभाव रखता हो। तो इस समय ग्वालियर चंबल इलाके में अगर हम देखते हैं तो गोविंद सिंह जैसे नेता हैं, केपी सिंह जैसे नेता हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, लेकिन जयवर्धन पर दाव लगाया जा रहा है, जयवर्धन को आगे किया जा रहा है, क्योंकि कोशिश हमेशा ये होती है कि आप कांटे से कांटा निकालने की कोशिश करें। जो उनका सबसे धुर विरोधी, मतलब दिग्विजय सिंह परिवार सबसे बड़ा विरोधी है इस समय सिंधिया परिवार का, तो उससे कांटा निकालने की कोशिश है ये, कहीं ना कहीं मुझे लगता है। यही कारण है कि एक पक्ष ये भी है कि दिग्विजय सिंह जी कहीं ना कहीं जयवर्धन को भी स्थापित करना चाहते हैं, और सबसे अच्छा मैदान जो है राजनीति का वो ग्वालियर चंबल इलाका है। लिहाजा जयवर्धन सिंह की उस इलाके में सक्रियता बढ़ाई जा रही है और सिंधिया पर सीधे वो हमले करेंगे आने वाले समय में, और भी तेज होंगे। और आप ये मान के चलिए कि जो पिछले दिनों बात आई थी गद्दार और खानदान की, तो ये खानदान की लड़ाई और अगली पीढ़ी तक जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही सिंधिया को अगर आपको घेरना है तो ग्वालियर चंबल इलाके में सक्रियता बढ़ानी होगी। जहां तक आपने कहा कि पार्टी के अंदर भी चुनौतियां, ये बात सही है कि ग्वालियर इलाके में बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है बीजेपी का जो सिंधिया के आने से अंदर से खुश तो नहीं है, दिख रहा होगा खुश, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका राजनीतिक प्रभाव वहां कम हो रहा है। इसलिए सिंधिया को 2 मोर्चे पर लड़ना होगा। एक तरफ कांग्रेस खड़ी है और एक तरफ बीजेपी में जो लोग जो उनके साथ तो खड़े हैं लेकिन वाकई में साथ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय सिंधिया के लिए बड़ा चुनौती वाला रहने वाला है। जी बिल्कुल। अजीत जी, आप जो कह रहे थे, हालांकि उसका जवाब भी दिया राजपाल जी ने, पर क्या आपको ये भी लग रहा है कि जिस तरह आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोग हैं जो अब बीजेपी में आ तो गए हैं कांग्रेस से, पर आज परेशान हैं, तो क्या उन पर भी दांव लगा रही है कांग्रेस, उन्हें भी खोज रही है, और आने वाले दिनों में कुछ परिवर्तन भी दिखाई दे तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता? देखिए मनोज जी, कांग्रेस धरातल पर अपना काम कर रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता धरातल पर अपना काम कर रहा है, बूथ लेवल पे जाके। कांग्रेस किसी को नहीं खोज रही है। जिसको आना हो, कांग्रेस की विचारधारा में समाहित होना हो, उसके लिए सदैव कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। खरीद फरोख्त की राजनीति आदरणीय कमलनाथ जी ने भी कहा कि ना कांग्रेस ने की है ना कांग्रेस करेगी। जिसको अगर ऐसा लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा में रह के तो जनसेवा का पथ अपना सकता है, उसका स्वागत है, सुस्वागतम है। और जहां तक बात आदरणीय जयवर्धन सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के व्यक्तित्व की हो रही है, तो ग्वालियर चंबल अंचल को जो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और इन दोनों के व्यक्तित्व को अच्छे से जानते हैं, उनमें अपने आप अंतर नजर आ जाएगा कि सहज सरलता जिस तरीके से जयवर्धन, नहीं सर, अब अंतर तो वैसे भी बहुत है, जयवर्धन जी और सिंधिया जी में अंतर ऑलरेडी बहुत है। वो कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया, वैसे भी महाराज और राजा की बात है, अंतर तो बहुत है, इसमें कोई वो थोड़ी नहीं। अंतर देखिए, उम्र में अंतर है, सब में है, पर व्यक्तित्व की बात अगर आप करेंगे जाके तो सहज सरलता में ज्योतिरादित्य सिंधिया से की तुलना में जयवर्धन सिंह जी कई गुना ज्यादा आगे। उनका जो मिलने का तरीका है सहज सरल है कार्यकर्ता के बीच में। मनोज जी, एक आम कार्यकर्ता क्या चाहता है? आज हम किसी भी राजनेता से मिलने जाए एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से, तो वो अगर हमसे सहजता से मिले, हमारी बात को सुने, उसमें सहमति असहमति प्रदान करना बात का विषय है। अगर प्यार से मिलता है, हमारी बात को सुनता है,
तो कार्यकर्ता इतने में ही आनंदित हो जाता है। नहीं, लेकिन और कहीं कोई आपकी हिरेन जी तो उसी आरोप के साथ गए। वो कह रहे हैं कि जयवर्धन जी उस तरह का व्यवहार नहीं करते, जिसके कारण मुझे छोड़ना पड़ रहा है। उनका आरोप ही है। सिंह जी मिलते ही नहीं है, ये आरोप है हरेंद्र सिंह बंटी जी का, हीरेन्द्र जो आपको छोड़ के बीजेपी में गए संध्या जी के साथ। परिवार को आ रहा हूँ राजपाल जी, आपके पास भी आ रहा हूं। रावगढ़ राज परिवार ने क्या नहीं दिया, मैं स्वयं गवाह हूँ। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने दादा भाई मूल सिंह जी को बड़े भाई से बढ़कर सम्मान दिया, सार्वजनिक रूप से उनको प्रणाम करते थे दिग्विजय सिंह जी। उस परिवार को मैंने देखा है, मैं गवाह हूँ कि जब आदरणीय रानी साहब का स्वर्गवास हुआ, अंत्येष्टि के बाद अगर सब लोगों का अभिवादन करने के लिए 3 लोग खड़े थे, तो उसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी और हीरेन्द्र सिंह बंटी बना थे। ये 3 लोग खड़े हुए थे उस चबूतरे पे, जो आम जनमानस का, वहां के लोगों का, स्थानीय लोगों का अभिवादन कर रहे थे। तो इतना मान सम्मान देने के बाद ये हीरेन्द्र सिंह जी बंटी बना की क्या समर्पण का डिवोशन था, वो उस समय में उनके साथ खड़े थे। और क्या बंटी बना हीरेन्द्र सिंह जी के साथ में कोई परेशानी आई, तब जयवर्धन बोलिए राजपाल जी। लक्ष्मण सिंह जी, हाँ बोलिए राजपाल जी। राजपाल जी, जब ये बंटी बना का चरित्र बता रहे हैं मेरे भदौरिया जी, अजीत जी, कि बंटी बना वहां जब राजा साहब के दुख की बात थी, शोक की बात थी, तो वहां खड़े थे। परंतु जब बंटी बना के कोई इस प्रकार की नीति थी, आवश्यकता थी, तो क्या लक्ष्मण सिंह जी वहां खड़े थे, क्या दिग्विजय सिंह जी राजा साहब वहां खड़े थे? उनके जी सुन लीजिए, अजीत जी सुन लीजिए, अजीत जी सुन लीजिए, लौट रहा हूँ आपकी तरफ। बता दें, अजीत जी सुन लीजिए, परिवार ने दादा भाई के परिवार को मान सम्मान में कहाँ कमी छोड़ी, आप बताइए। अजीत जी सुन लीजिए ना, मैं आपसे जवाब दिग्विजय सिंह जी का आपको मौका दूंगा। नहीं है, वो व्यवहार ही नहीं है मनोज जी, कि वो किसी से भी सर मैं आपसे पूछूंगा, अजीत जी आप रुकिए तो जरा, मैं आपसे पूछूंगा। राजपाल जी की बात सुन लीजिए, मैंने आपको मौका जिस चरित्र की बात अजीत सिंह जी कर रहे हैं, जिस चरित्र को महिमा मंडन कर रहे हैं, वे जयवर्धन सिंह बंटी बना के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये पूरा राघोगढ़ का बच्चा जानता है। सार्वजनिक तौर पर उनको जलील करने का काम दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग ये वहां होता है। आप जाए अजीत जी, जरा पता करें राघोगढ़ की जनता से, वो बताएंगे। देखिए तब उनको छोड़ना पड़ा। नहीं अब चरित्र आपने बताया सही है, उनके परिवार में मैं समझ लेता हूँ। लौट रहा हूँ, अभी वक्त है अपने पास। संदीप जी से समझता हूँ इसमें। सिंह जी और उनके भाई बंधु ने दिग्विजय सिंह के लिए समर्पित करा सर्वस्व, और नतीजा क्या हुआ? नतीजा उदाहरण बताइए कि वो उदाहरण नहीं, उदाहरण तो इतन ने उदाहरण दिया, इतन ने उदाहरण दिया, उदाहरण तो इतन सिंह खुद ने दिया। सर इतन ने उदाहरण दिया ना अजीत जी। चलिए राजपाल जी मैं लौट रहा हूँ, आपकी तरफ लौट रहा हूँ, जवाब लूंगा। संदीप जी, संदीप जी सर समझ नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा ना। ये आप रुकिए ना, आपको मौका मिलेगा ना दोनों को। आप रुकिए, मैं लौट रहा हूँ। आप दूसरे पे गलत आरोप लगाए, ठीक है जी। आरोपों से आदरणीय राजपाल जी मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक तथ्यात्मक आरोप बता दीजिए, एक तथ्यात्मक घटनाक्रम बता दीजिए, जहाँ राघोगढ़ राज परिवार ने दादा भाई के परिवार के खिलाफ या उनके समाज में कोई भी घटनाक्रम घटित किया हो। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ संदीप जी, स्वीकार अजीत जी लौट रहा हूँ। संदीप जी, ये जो दिखाई दे रहा है, ये बात तो सच है कि एक और इसमें रणनीति दिखाई दे रही कि जयवर्धन जूनियर है ज्योतिरादित्य सिंधिया से, इसमें कोई शक नहीं है। और वो उस दौर में आए जब माधवराव सिंधिया और दिग्विजय सिंह रहा करते थे, फिर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए। तो बड़ी एक रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य वर्सेस जयवर्धन करने की तैयारी भी इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन कल एक बयान और आया जब लक्ष्मण सिंह ने ये कह दिया कि जो आरोप जो गद्दार या इस तरह के इस्तेमाल शब्दों का किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने खुद उल्टा दिग्विजय सिंह जी का बिना नाम लिए एक तरह से कहा जाए तो उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। और उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कुछ था तो फिर राजीव गांधी ने मंत्री बनाया माधवराव को, उसके बाद फिर सोनिया जी ने मंत्री बना दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कांग्रेस में रहे। जब वो ऐसे थे तो फिर कांग्रेस में मंत्री नहीं बनाना चाहिए था। तो कांग्रेस के भीतर भी यही दिक्कत है जो बीजेपी के भीतर। मनोज जी बिल्कुल सही कहा। लक्ष्मण सिंह जी के बयान कई बार दिग्विजय सिंह जी को ही उलझाने का काम कर देते हैं। बात यह सही है कि किसके पूर्वज ने क्या किया उसके आधार पर अगली पीढ़ी का निर्धारण नहीं होगा।
ये आपका अधिकार तो नहीं है कि आप उस परिवार में पैदा हो या ना हो। वो पूर्वजों की गलती थी, ठीक है, हो सकता है किसी ने गलती की हो। उस गलती को उसकी अगली पीढ़ी पर थोपना कहीं भी जायज नहीं है, चाहे वो दिग्विजय सिंह के परिवार पर आरोप लग रहे हों या सिंधिया के परिवार पर। लेकिन ये राजनीति है जी। लेकिन आप एक चीज और देख के चलिए कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने जयवर्धन सिंह को खड़ा किया है। क्योंकि अगर आपको बड़ा नेता किसी को बनाना है या उसका जनाधार बढ़ाना है तो उसको आपको बड़े नेतृत्व से टकराना पड़ेगा। और ग्वालियर चंबल इलाके में निसंदेह वर्तमान दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद काफी बड़ा कद है और इस समय वो बीजेपी में है। अगर एक छोटा नेता या यूं कहें कि दूसरी पार्टी का नेता जब उस पर हमला करेगा तो वहां से भी बाहर होगा तो वो नेता समकक्ष आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये दिग्विजय सिंह की सोची समझी रणनीति और कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है कि जयवर्धन सिंह को आगे किया जा रहा है। क्योंकि आज कांग्रेस के पास कम चेहरे हैं वहां पे, उस इलाके में अगर हम देखते हैं तो जयवर्धन सिंह के अलावा और युवा नेता कम नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आपको प्रतिनिधि तो वहां खड़ा करना पड़ेगा ना जो टकरा सके। तो जयवर्धन सिंह को एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश भी मुझे लगती है इस हमलावर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के पीछे। तो एक तीर कई निशाने। अजीत जी, ऐसा ही कुछ है क्या? अजीत जी, पहले भी कहा कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विषय भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को मजबूत कर रहा है, संगठन को मजबूत कर रहा है, जनसेवा के पथ पर चल रहा है। आप महंगाई के खिलाफ अलग जगाने के लिए पदयात्राएं चल रही हैं पूरे अंचल से लेके मध्य प्रदेश तक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के और कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर ये सब चीजें चल रही हैं। हमें किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं है, हमें केवल जनसेवा करनी है, हमें लोगों को समझाना है। अब सर जनसेवा तो राजनीति में कौन कितनी करता है आप जानते हैं। अच्छा है, जनसेवा के लिए ही राजनीति बनी, लेकिन कौन कितनी जनसेवा करता है, कैसी जनसेवा होती है वो सबको पता है। जी कहिए अपनी बात कीजिए। देखिए, हमें एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है आदरणीय मनोज जी कि किस तरीके से 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनसेवा करने का मौका दिया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके वो सरकार को गिरा दिया। अब एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता संकल्पित है कि पुनः 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है और जो जनसेवा के कार्य अधूरे छूट गए थे उन जनसेवा और उसका रास्ता आप चंबल ग्वालियर से निकालने की तैयारी में राजपाल जी समझता है जो उसका साहर्थ स्वागत है। परंतु जहां तक जयवर्धन सिंह जी की बात है, जयवर्धन सिंह जी लगातार पूरे ग्वालियर चंबल अंचल से लेके पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करते चले आ रहे हैं और एक एक युवाओं से लेके वरिष्ठ नेतृत्व तक में उनकी स्वीकार। ठीक है सर, समय नहीं है। राजपाल जी प्रतिक्रिया दीजिए। राजपाल सरल और सौम्य व्यवहार। राजपाल जी अपनी बात। देखिए, जयवर्धन सिंह जी के चंबल दौरे पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद जो स्थान कांग्रेस में वहां रिक्त हुआ उस पर एक सिफारिशी नियुक्ति अपने कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि उनके पिता दिग्विजय सिंह जी जयवर्धन सिंह जी को स्थापित करने का जो उनका एक प्रकल्प चल रहा है, जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के तहत, उस प्रकल्प के तहत उनको स्थापित करने का, उस प्रोजेक्ट के तहत उनको वहां पर प्रेजेंट करने का एक मात्र जो है एक राजनीतिक स्टैंड। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन कौन किसको प्रोजेक्ट कर रहा है या क्या होगा ये अलग मुद्दा है, ये दिखाई देगा धीरे धीरे कर। पर राजनीति में कई दफा जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। पर बहुत कुछ है चंबल ग्वालियर की राजनीति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है और कांग्रेस भी समझ रही है। बड़ी बात यह है कि दोनों के भीतर से भी कई तरह की आवाजें आती रहती है और वो धड़कनें दोनों दलों की बढ़ाती रहती। पर इस बीच में यदि कांग्रेस का ये प्लान है कि चंबल ग्वालियर से 2023 का रास्ता तय कर लिया जाए, तो शायद कांग्रेस उन कमियों को खोज रही होगी भारतीय जनता पार्टी की, वो कौन से रास्ते हैं जिससे हमारा रास्ता खुल जाए। बात चंबल ग्वालियर की नहीं है, बात बिंदी की भी है और इन्हीं पर कांग्रेस का निशाना है। पर किस पर निशाना लगेगा ये तो जनता तय करती है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। पहली खबर पहली बहस में इतना ही। नमस्कार।